Hey guys, welcome to Knowledge Atom. Today we are going to study about electricity. Electricity क्या है जिसको हम बोलते हैं विद्युत, बिजली, एक लेमन की लैंग्वेज में उसको हम पढ़ेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में आप उसको इजीली टैकल कर सकें। और इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, करंट कैसे आता है, रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो एक एटम जब भी बनता है तो वहां पे जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, वही चार्ज होता है। यानी हम चार्ज को क्या कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या है ये? फंडामेंटल पार्टिकल है एटम के लिए। और ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होते हैं, हो सकते हैं, राइट। और जो सेम चार्ज है, सपोज दो चार्ज है हमारे पास, एक पॉजिटिव है दूसरा वाला भी पॉजिटिव है, या फिर एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है, तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूसरे को मतलब दूर भगाएंगे, एक मतलब फोर्स, यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लगेगी। और अनलाइक चार्ज, यानी कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होगा दो चार्जों में, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कुलम्ब। कैपिटल सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक कुलम्ब के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है, ये गलत हो गया, ये मिसप्रिंट है, ये है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइज, राइट। और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव 1.6 × 10⁻−19 कुलम्ब होते हैं गाइज। और अगर हम कुलम्ब और इनके बीच में रिलेशन देखें तो वो होता है Q इजकल टू एन ई, जिसमें Q होता है चार्ज यानी टोटल चार्ज, और N होता है हमारा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E होता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने चार्ज हैं, जो कि हमें याद रखने पड़ते हैं। वो होते हैं 1.6 × 10⁻−19 कूलम गाइस। देखते हैं कि करंट क्या होता है। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एक सर्किट में, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट। और जहां पे हम बात करें करंट, यानी आई इज इक्वल टू होता है हमारा क्यू अपॉन में टी, यानी चार्ज अपॉन में टाइम। और चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, तो सी से, यानी कुलम से, और टाइम को हम करते हैं सेकंड से। तो ये हमारा बन जाता है कि जो करंट है वो हो जाता है कुलम पर सेकंड। लेकिन अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है एम्पेयर, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसके मेजरमेंट को। जैसे होता है ना कि किलोग्राम होते हैं वेट के लिए, सेंटीमीटर डिस्टेंस वगैरह के लिए रहता है मीटर, मीटर, सेंटीमीटर। वैसे ही करंट को मेजर करने के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं, ए का यूज करते हैं, एम्पियर होता है ये। और यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन, इसको आप याद रखिएगा कि एक मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है, के बराबर होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है, 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है गाइज। और देखिए जो करंट को मेजर करते हैं, मतलब एक मीटर होता है, तो कौन सा मीटर होगा, तो ये होता है एमीटर। यानी करंट को मेजर करने का जो मीटर है उसको हम बोलते हैं एमीटर। और इसका सिंबल होता है ये ए, और इधर पॉजिटिव, दूसरी तरफ नेगेटिव। और एमीटर होता है ना, वो क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, इसकी वजह से हम इसको क्या, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और करंट को हम कैसे मेजर करते हैं, तो देखिए जैसे कि चार्ज अगर लेफ्ट टू राइट की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट गाइज। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब हम एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जितना भी वर्क डन लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द डेफिनेशन यू कैन लर्न। और देखिए अगर रिलेशन की बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन और चार्ज में क्या रिलेशन है, तो वो ये है V इक्वल टू डब्ल्यू अपन में Q, यानी W है हमारा वर्क डन, एंड जो Q है वो है चार्ज। और जो वर्क डन होता है उसको हम जूल में मेजर करते हैं, और Q तो आपको पता ही है, जो चार्ज है उसको हम कुलम में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि 1 वोल्ट चार्ज, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, ये जब होगा जब वर्क डन 1 जूल होगा और जो चार्ज है 1 कुलम के अराउंड होगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट के अराउंड होगा। और देखिए मैं वोल्ट क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट है, वोल्ट। हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट से मेजर करते हैं, जैसे हम करंट को एम्पियर से मेजर करते हैं। और वेट कोई चीज उठाना है तो किलोग्राम में, डिस्टेंस के लिए मीटर, तो उसी प्रकार से हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर करते हैं, राइट गाइज।
और अगर हम बात करें इसको मेजर कौन से मीटर से किया जाता है तो हम इसको करते हैं वोल्ट मीटर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो मीटर लगता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, और करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। और इसका जो सिंबल होता है वो यूं होता है, यानी कि ऐसे वी लिखा होगा और ऐसे एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। और इसको हमेशा क्या हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। पैरेलल आप देखिए, कुछ समझिए कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है या फिर कोई बल्ब है, सोचिए कि यहाँ पे एक बल्ब है, तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर होगा ना हम इसको इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। ये होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। और जो यहाँ पे अगर हमें करंट जो सॉरी करंट मेजर करने के लिए जो मीटर लगेगा एम्पियर, तो उसको हम एमीटर यानी कि उसको हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे सीरीज में, यानी कि ये डायरेक्ट जैसे बल्ब है हमारा और ये यूं आया और इसी रास्ते में इसी पाथ में हम कहीं दूसरी जगह एमीटर कनेक्ट करते हैं जो कि सीरीज में होता है, और ये वाला जो कनेक्शन होगा इसके एंड से इसके एंड का ये पैरेलली कनेक्ट है। ये होता है वोल्ट मीटर का कनेक्शन, राइट गाइस। और जो वोल्ट मीटर होता है ओ सॉरी जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमेशा क्या होता है लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है गाइस। तो देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल है कि कैसे जो इलेक्ट्रिक पाथ हमारे बनाए जाते हैं तो उसमें कैसे यूज होते हैं। जो जो सेल होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक बैटरी आप यूं कह लीजिए, तो उसको इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है। सेल के लिए ये ऊपर वाला, बैटरी के लिए नीचे वाला, और वहाँ पे कोई स्विच है, की होती है, तो उसके लिए ये सिंबल, और जब क्लोज करेंगे तो यहाँ पे बीच में डॉट हो जाएगा। और कोई वायर है वहाँ पे बीच में कनेक्शन है तो उसके लिए ये वाला सिंबल है, सॉरी ये वाला। एंड अगर कोई वायर जा रही है उसके ऊपर से हम क्रॉस मतलब टच नहीं है वो क्रॉस कर रही है तो उसके लिए ये सिंबल होगा। और जो बल्ब है तो बल्ब के लिए अगर हम बल्ब बना सकते हैं या फिर ऐसे करके एक वो दिखा सकते हैं सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। और रेजिस्टेंस के लिए ये रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। और रियोस्टेट एक डिवाइस है, उसके लिए ऐसा सिंबल हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक पाथ में। और एज यू नो देखिए यहाँ पे एम्पियर के लिए है और ये है वोल्ट मीटर के लिए। एम्पियर के लिए ए लिख देंगे यहाँ पे और ऐसे सर्कल करके एक तरफ पॉजिटिव एक दूसरी तरफ नेगेटिव, और अगर वोल्ट मीटर तो यहाँ पे वी होगा बस। तो ये इलेक्ट्रिक पाथ बनाने का तरीका है, आप इसको याद रखिएगा, राइट गाइस। सो अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। होता क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट, यानी एक मेटेलिक कंडक्टर है, सपोज यहाँ पे एक मेटेलिक कंडक्टर है, यहाँ पे एक इसका ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये वाला है। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि वी से इसको डिनोट करेंगे, और इसी के अंदर एक करंट जा रहा होगा आई नाम से। तो ये क्या होता है, वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, आई के, राइट। आप इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से और इजीली वे में समझ सकते हैं। देखिए वी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे आर आ जाता है। और एक और कंडीशन यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, बट यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये कंडीशन है, राइट। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे आग भी लग सकती है किसी भी सर्किट में, इसलिए क्या है टेम्परेचर को हम रिमेन कांस्टेंट रखते हैं यहाँ पे। और ये होता है हमारा जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे आता है आर, यानी ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है वी इजकल टू आई आर। और आर यहाँ पे जो होता है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस होता है क्या, जो मेटल होता है ना, जिस मतलब जो मेटेलिक कंडक्टर था, जो कंडक्टर का क्या होता है ये रेजिस्टेंस होता है। और इसका ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हमेशा ये क्या है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, यानी कि यहाँ पे नीचे वाले में जो एक्स एक्सिस पे ये है हमारा करंट और वाई पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हम v को बढ़ाते हैं यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, या फिर हम करंट को बढ़ाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। इसलिए इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा गाइस, तो आप इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं सिर्फ रेजिस्टेंस क्या है, तो देखिए जो मतलब हमने फॉर्मूला पढ़ा वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि ये होता है v इजकल टू आर आई। तो जो r है ना वो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज को फ्लो करने का एक रेजिस्टेंस होगा, उसको रोकने की एक जो क्षमता होगी, राइट, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। ओम यानी कि इसको हम ऐसे बनाते हैं ओम, ये वाला। और देखिए इसको ड्रॉ करें तो होता कैसे है कि 1 ओम, जैसे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला वी इज टू आई आर। अगर हम आई को कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, वी यहाँ पे हो जाएगा वी अपॉन में आई और इधर हो जाएगा आर। तो देखिए जब वोल्ट मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट के करीब होगा, यानी 1 वोल्ट होगा, और करंट यहाँ पे होगा 1 एम्पियर, तो ये क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 1 ओम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि जब भी किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए और करंट हो जाए 1 एम्पियर, तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाता है। रेजिस्टेंस के बाद एक डिवाइस की बात करते हैं
जिसको हम कहते हैं रियोस्टेट। यानी रियोस्टेट है क्या, ये है एक तरीके का रेजिस्टेंस, लेकिन एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसको हम वेरी कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं उसकी वैल्यू को, राइट गाइज। यानी कि ऐसा रेजिस्टेंस, इसको बोलते ही क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। यानी कि रियोस्टेट एक डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, करंट को रेगुलेट कर सकते हैं बिना सोर्स ऑफ वोल्टेज को चेंज किए, राइट। यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे किसी मतलब हमें करना क्या है कि एक इलेक्ट्रिक पाथ है और वहां पे अगर हमें करंट ज्यादा या कम करना है तो हम हर बार थोड़ी वहां पे अलग अलग डिवाइस यूज करेंगे, अलग अलग सोर्स ऑफ वोल्टेज को चेंज करेंगे, कभी ज्यादा वोल्टेज की बैटरी ला रहे हैं, कभी कम। वहां पे हम क्या करेंगे, सीधा रियोस्टेट का यूज करेंगे और हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे जिससे कि करंट में चेंज आ जाए, राइट गाइस। तो यही काम होता है रेजिस्टेंस का। अब हम बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस, मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का था, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, वो किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। तो देखिए, पहला है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की लेंथ पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि कोई वायर है, सपोज कीजिए, तो उसको हम कट करते हैं तो यहाँ पे एक जो बनता है ना, ये जो क्रॉस बनता है, क्रॉस सेक्शन बनता है, इसी के क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर हम किसी वायर की मोटाई यानी कि क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो वहां पे क्या है, उस रेजिस्टेंस बढ़ जाता है वहां पे। और डायरेक्टली सॉरी, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के। यानी कि वायर की जितनी बड़ी लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, और उसकी जितना ज्यादा मोटा करेंगे, यानी क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा बड़ा होगा, तो वहां पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और तीसरा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, अगर हम टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस वहां पे बढ़ जाता है। और दूसरा कि जो वायर की जो मटेरियल है ना, उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अगर हम बिल्कुल ही पतला मटेरियल का जो एक कंडक्टर है कि वायर को यूज करेंगे तो वहां पे क्या है, रेजिस्टेंस वहां पे क्या कम होगा। तो हम इसको थोड़ा मैथमेटिकल वे में समझ लेते हैं। तो देखिए, जो आर है, यानी कि ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किन पे होगा, पहला तो होगा लेंथ पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, राइट गाइस। और किसके होगा, टेम्परेचर और वायर की मटेरियल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है गाइज। सो अब देखते हैं, जैसे कि अगर हमने बात की रेजिस्टेंस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के। जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाते हैं तो वहाँ पे आ जाता है क्या, इक्वल, और यहाँ पे आता है एक रो, राइट। ये इसी प्रकार से बनता है रो एल बाय ए। इसी रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, राइट गाइज। और रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, सपोज कीजिए कि आर है, ये हमारा रो एल बाय ए है, हमें ये कैलकुलेट करना है, तो जो रो होगा वो हो जाएगा रेजिस्टेंस इनटू, एक मैं फिर से लिखता हूँ मैं, देखिए ये रो है तो ये हो जाएगा हमारा आर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपन में लेंथ। तो देखिए, हम आर को कैलकुलेट करते हैं ओम में, और एरिया को हम करते हैं मीटर स्क्वायर में, और लेंथ को भी हम करते हैं मीटर में। तो एक मीटर से मीटर कट जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा ओम मीटर, राइट गाइस। तो यही ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, जो आपको इसमें गिवन है, राइट गाइस। और जो रेजिस्टिविटी होती है वो चेंज, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करें या फिर लेंथ को चेंज करें तो रेजिस्टिविटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे ना, तो रेजिस्टिविटी पे चेंज आएगा। और अगर हम बात करें रेंज की, मेटल की जो रेंज, मेटेलिक जो मेटल के अंदर जो रेंज होती है रेजिस्टिविटी की, मेटल और एलॉय के, तो वो इतनी होती है 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर के बीच में वेरी करती है रेजिस्टिविटी की रेंज, राइट गाइस। और इंसुलेटर की बात करें कि कितना होता है इसका रेंज, तो ये होता है 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर के बीच में। और दूसरा है, देखिए, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन द ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। मतलब अगर हम कोई एलॉय से बनाए, मतलब मिक्स करके अगर एक सिंगल हम मेटल से बना रहे तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी ऑब्वियसली। अगर हम उसकी एलॉय की बात करें तो क्या होगा, एलॉय की ज्यादा होगी, राइट गाइस। अब देखिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना, उन यानी जो रजिस्टर होते हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं, उस पर हम कैसे क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, जैसे अगर हम किसी भी रजिस्टर को, जैसे दो या से भी ज़्यादा रजिस्टर हो, उसको हम एंड टू एंड की अरेंजमेंट में करेंगे ना, जैसे आप देख रहे हो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने कैसे तीन रजिस्टर को कनेक्ट कर रखा है उसके एंड टू एंड से, राइट गाइज। इसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जब हम रजिस्टर को एंड टू एंड में अरेंज करेंगे तो हम कहेंगे कि ये कैसे कनेक्ट है, सीरीज में, सॉरी सीरीज में। और ये कैसे कैलकुलेट, जो इनका एक टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, ये तो मान लीजिए कि 3 है, 4 है, 100 भी हो सकते हैं, तो इनको जो
टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, या फिर इसको कह लो रिजल्टेंट या ओवरऑल या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को एज अ सम कर देंगे। ये कैसे ड्राइव हुआ है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे ना, तो वहां पे करंट होगा ना उन तीनों के अंदर। देखिए, एक बार मैं इसको करता हूँ फिर से, जैसे कि करंट ऐसे गया और यूं गया, तो करंट जो पहले में होगा वही सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा, यानी यहाँ पे क्या करंट कांस्टेंट है। और एक और चीज देखिए, जो वोल्ट मीटर ना इसके हमेशा पैरेलल में लगेगा, और जो एमीटर होगा करंट को मेजर करने के लिए वो इसके सीरीज में होगा, सीरीज यानी कि एंड टू एंड होगा। इसके यहाँ पे मीटर हो गया, यहाँ पे दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, फिर दूसरा उसके आगे रेजिस्टेंस सेकंड हो गया। तो इस तरीके से क्या ये भी सीरीज में ही लगा रहता है एमीटर। एमीटर हमेशा सीरीज में होगा और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है, आप ये याद रखिएगा। तो देखिए, जब भी सीरीज में रजिस्टर को हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे करंट क्या होगा, सेम होगा। और अगर हम बात करें वोल्टेज ड्रॉप यानी जो टोटल वोल्टेज होता है वहां पे क्या होता है, तो ये इस तरीके से होता है, V इजकल टू V1 प्लस V2 एंड V3 इनका सम होगा। और हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इजकल टू आई आर होता है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास V1 इजकल टू IR1। यहाँ पे देखिए करंट सेम है इसलिए I सब के लिए सेम रहेगा, IR2 IR3, राइट। और हम इसको इसमें अरेंज करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो ये आएगा। और यहाँ से हम कॉमन जब लेंगे ना, तो यहाँ से क्या होगा, आई आई कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा सीरीज के लिए, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, या फिर टोटल या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि सम कर देंगे। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 1 ओम का है, फिर सेकेंड ओम है या 3 ओम है, तो अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या सिंपली इसको सम कर देंगे, यानी कि इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, वो होगा 6 ओम। सिंपली हम इसको सम कर देंगे, राइट गाइज। तो ये इस प्रकार से होता है। अब हम बात करेंगे पैरेलल की। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं ना हम उनको पैरेलली कनेक्ट करते हैं, यानी कि इनके जो एंड पॉइंट है हर एक कॉमन पॉइंट से जाके जुड़ जाता है, यानी कि इस तरीके से अगर हम किसी भी रजिस्टर को जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा कि ये पैरेलल कनेक्टेड है सारे रेजिस्टेंस। और एक चीज देखिए, यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, यहाँ पे वोल्ट मीटर, उसको हमने इसको यहाँ पे पैरेलल ही कनेक्ट करते हैं, चाहे वो सीरीज हो या फिर पैरेलल कनेक्शन हो रजिस्टर का। और जो मीटर होता है करंट को मेजर करने के लिए, वो इसके हमेशा सीरीज में रहेगा, ये याद रखिएगा। तो देखिए, जब भी एक में इसमें चीज आती है, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना रेजिस्टेंस को, तो वहां पे क्या है, वोल्टेज सेम रहती है। देखिए, क्योंकि वोल्टेज क्यों सेम रहेगी, क्योंकि देखिए ये इसके एंड पे है, यानी तीनों के अंदर जो वोल्टेज जा रही है वो सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, करंट अलग जाएगी। सपोज करंट यूं आया, और सपोज कीजिए कि R1 में कुछ गया, फिर जो बचेगा वो R2 में जाएगा, फिर जो उनमें से बचेगा वो R3 में जाएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 10 एम्पियर आ रहा है, 10 एम्पियर का करंट आया, फर्स्ट वाले में 1 एम्पियर चला गया, तो सेकंड वाले में कितना बचेगा, 9। तो 9 में से सपोज कीजिए कि 2 एम्पियर यहाँ चला गया, और बाकी जो बचेगा यानी कि 1 तो इसमें चला गया, 2 इसमें चला गया, यानी कि 7 एम्पियर इसमें R3 में चला गया। यानी कि यहाँ पे जो है करंट अलग होगा लेकिन वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज क्यों सेम होगा, बिकॉज ये यहाँ पे इसके सबके एंड से जो वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्ट है, तो वोल्टेज इसकी सेम रहेगी। और यहाँ से हम फॉर्मूला अगर ड्राइव करें तो वो इस प्रकार से होगा, हम आई को लेकर करेंगे क्योंकि आई अलग अलग है। तो देखिए आई जो होगा टोटल वो ऐसे होगा, I1 I2 I3। और आई का जो फॉर्मूला यहाँ से बनेगा हमारे पास V अपॉन में R, क्योंकि हमारे पास जो ओम का जो लॉ था वहां से हम ड्राइव करेंगे। आई अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि आई बराबर हो जाएगा V अपॉन में R गाइस, राइट। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और मैंने क्या कहा था कि वोल्टेज सेम रहेगी, तो यहाँ पे V1 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा V अपॉन में R, और सबके लिए V अपॉन में R1, V अपॉन में R2 एंड V अपॉन में R3। जहां से हम V को कॉमन लेंगे और दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बचेगा, राइट गाइस, जो हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस बचेगा, या फिर पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस यानी कि रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस बचेगा, उसका फॉर्मूला होगा, यानी पैरेलल कनेक्शन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1 अपॉन में आरपी, आरपी मीन्स आर पैरेलल, 1 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने भी होंगे R4 Rn तक होगा जितना भी, वो ये फॉर्मूले से बन जाएगा, राइट गाइस। और अगर हम बात करें, देखिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लेस होता है किसके, जो अकेला होता है ना, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है ना, तो कंबाइन करते हैं उससे हमेशा कम होगा गाइस। और अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें, यानी कि जो एडवांटेज होता है, अगर हम पैरेलल में किसी भी रेजिस्टेंस को या कोई भी अप्लायंसेज होते हैं घर के अंदर, उसको पैरेलल क्यों कनेक्ट किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इन अ सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स, यानी कि अगर हम सीरीज
सपोज कीजिए कि हमने घर की जितनी भी अप्लाइंसेज है, जितनी भी एक सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास बल्ब है, फिर उसी में आगे हम जाके एसी, टीवी या कुछ भी, या उसके आगे हमने समर सीवर, उसके आगे फैन लगा रखा है। अगर आप बीच में कोई सर्किट फेल होता है, सपोज कि यहाँ से बल्ब खराब हो गया, तो आगे तो कनेक्शन पहुंच ही नहीं पाएगा। हमारा एसी, फ्रिज, टीवी जो भी होगा वो क्या है, रुक जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को पैरेलल कनेक्ट करते हैं। कि सपोज कीजिए कि हमारा टीवी हो गया, ये हमारा एसी हो गया, और ये हमारा हो गया समरसीवर, यानी जो भी है वाटर कूलर हो गया। अगर मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट का जो रेस्ट सब खराब हो गया, तो बाकी हमारी चीज़ें ये तीनों चलती रहेंगी, जितनी भी है, चारों पांचों। तो ये क्या है, इस तरीके से, इसलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जितने भी होते हैं, जितने भी अप्लायंसेस होते हैं घर के, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं गाइज। और जब हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं ना, तो वहां पे क्या है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ना, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। इससे हमें फायदा हो जाता है गाइज, राइट। जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं गाइज। लेट्स सी न्यू टॉपिक। यहाँ पे क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कैसे हीटिंग इफेक्ट होता है। तो देखिए, इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, यानी कि कोई जो सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट वो प्योरली रेजिस्टिव है, और जो सोर्स है ना, वो कॉन्टिन्यू क्या कर रहा है, करंट देता जा रहा है उसके अंदर, यानी कॉन्टिन्यूअस में है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या है, हीट में चेंज हो जाएगा। यानी कि एक सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव है, और उसके अंदर डायरेक्ट हम करंट देते जा रहे, तो क्या होगा, वो बाद में क्या है, हीटिंग करने लग जाएगा, वो हीट में चेंज हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये होता क्या है, जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो होता है पावर इनटू टाइम के बराबर होगा, राइट गाइज। अगर हम पावर की बात करें तो वो होता है वी आई, और टी ए हो गया टाइम। इसको आगे और हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे इसको आगे, तो ये हमारा हो जाएगा हीटिंग इज इक्वल टू, और देखिए हीटिंग और एनर्जी बराबर होते हैं, दोनों एक ही है, इसी को हम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हीट होता है वी आई टी, राइट गाइज, वी आई टी। और अगर हम वी को और फर्दर हम इसको एक्सपेंड करें, तो वह हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी, राइट गाइज। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये तीन फॉर्मूले होते हैं फॉर हीटिंग इफेक्ट के लिए। पहला होता है दो फॉर्मूले होते हैं, वी आई टी और आई स्क्वायर आर टी। क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार हमें वोल्टेज, करंट और टाइम दिया होगा, तो बोलेंगे कि हीट निकालो, या फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस की फॉर्म में दिया होगा और करंट और ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे बोलेगा कि हीटिंग इफेक्ट निकालो। तो हमें जनरली ये दोनों फॉर्मूले आने चाहिए गाइस। अब बात करते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इट स्टेट दैट द हीटिंग प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस इज, यानी जो किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के बराबर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, रेजिस्टेंस के बराबर। सो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, और देखिए टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगी। देखिए तीन चीजों पर डिपेंड करता है हीटिंग इफेक्ट। पहला है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन तीनों को जब हम करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला जो कि मैंने पीछे बताया कि कैसे कैलकुलेट हुआ, पावर इनटू टाइम से आगे ये फर्दर हमने कैलकुलेट किया। तो ये जो हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है, आप पेपर में आता है और इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा कि हीटिंग इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर आर टी के बराबर, राइट गाइज। सो अब डिस्कस करते हैं कि हीटिंग की डिजायरेबिलिटी, या फिर हम कहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे हीट हो, यहाँ पे हीट ना हो। तो देखिए जहाँ पे हम डिजायरेबल डिवाइस होते हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हीटिंग हो, वहाँ पे तो कौन कौन से हैं, तो हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हीट हो, तभी तो वहाँ पे वर्क करेंगे सारी चीज़ें। इलेक्ट्रिक फ्यूज है, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट हो, ताकि वो डिवाइस अच्छी तरह वर्क करे। और कई चीज़ होती है अनडिजायरेबल डिवाइस, जहाँ पे हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट हो, जैसे कि कंप्यूटर है हमारा, कंप्यूटर का मॉनिटर है, वहाँ पे अगर ज़्यादा हीट बढ़ेगी तो क्या है, जो अंदर की तारें हैं वो धीरे धीरे खराब हो जाएंगी, राइट। और इसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। और टीवी के अंदर हम कभी नहीं चाहेंगे, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर कभी नहीं चाहेंगे। और देखिए इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपीयर ऑफ अ हीट एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स रेडिएंट इन अ इट फॉर्म ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर ज्यादातर जो पावर होती है ना, वो क्या है, कंज्यूम हो जाती है फिलामेंट के रूप, और बहुत ही कम वाली जो होती है वही हमें क्या रेडिएंट करती है, यानी कि लाइट को फॉर्म करने में मदद करती है, जिसकी वजह से रोशनी फैलती है। और देखिए फिलामेंट होता है जो, वो बना किससे होता है, वो बना होता है टंगस्टन से, एक एलिमेंट है टंगस्टन, उससे बना होता है। और ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, यानी कि हाई टेम्परेचर अगर हम करें तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है गाइस, वो कितनी होती है, 33380, यानी कि 3000
380 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ह्यूज हो गया गाइस। यानी कि आपने देखा होगा, आप बल्ब को दिन रात जलाइए तब भी वो फ्यूज नहीं होता। बहुत ज़्यादा अगर एक डिफरेंस आता है वोल्टेज के अंदर, तभी जाके वो क्या होता है, फ्यूज होता है। यानी कि इसमें बहुत, इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, बहुत ही ज़्यादा होती है। और बल्ब के अंदर ना केमिकल गैस भरी जाती है जो काफ़ी इनएक्टिव होती है। और कौन कौन सी होती है, तो देखिए उसमें होती है नाइट्रोजन, होती है आर्गन, होती है, राइट गैस। और ये क्या करती है, ये फिलामेंट को एक बहुत ही लंबा यानी प्रोलॉन्ग टाइम उसको देती है, ताकि वो लंबे टाइम तक वर्क कर सके गाइस। सो देखिए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूज होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। यानी कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक लाइव वायर आ रही है जिसमें करंट है, हमने यहाँ पे एक ब्रेकर लगा दिया, राइट। और ये हमारा घर की जितनी भी चीज़ें, फ्रिज है, टीवी है, बहुत सारी चीज़ें, तो उससे पहले हम एक फ्यूज लगाते हैं। होता क्या है कि जब हाई वोल्टेज आते हैं ना, तो वो फ्यूज क्या है, फ्यूज एक होता क्या है, एक पतली वायर होती है, राइट। पतली वायर किसकी होती है, टीन और कॉपर के एलॉय की होती है। जो बहुत ज्यादा वायर होने की वजह से क्या डिसकनेक्ट यानी टूट जाती है। वो टूटने से क्या है कि आगे सर्किट वो कंप्लीट नहीं होगा, तो हमारी जो घर के जितने भी अप्लायंसेज होते हैं ना, वो सेफ रहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की हेल्प से। अगर हम इसका यूज करते हैं, आपने देखा होगा घर में एमसीबी लगा होता है, राइट, जो सर्किट मिनिएचर ब्रेकर होता है, यानी कि ये ब्रेकर का काम करता है। यानी बहुत ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो उसको क्या ब्रेक कर देगा, और हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेस को उसको बचा देगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको सेफ्टी डिवाइस भी कहते हैं। या फिर शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ भी ओवरलोडिंग होती है, तो वो उस सर्किट को ब्रेक कर देता है। और ये बना किससे होता है, तो टीन और अलॉय के उससे बना होता है, टीन और कॉपर के अलॉय से बना होता है गाइज। और ये हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। आप याद रखिएगा, अगर आप घर में कभी काम भी कर रहे हैं, तो ये हमेशा आप देखेंगे कि जो हमारे सीरीज, यानी कि आप देखेंगे जो करंट आ रहा है, हमारे लाइव वायर आती है, उसके शुरू में ही घर के बाहर ही ये लगा होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है ताकि घर में आग ना लगे ओवरलोडिंग की वजह से, राइट गाइज। और क्या होता है इसमें, जो फ्यूज होता है वो क्या होता है, स्लाइटली हायर होता है, किससे, अप्लायंसेस से गाइज। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। तो ये इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, देखिए, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, मतलब एक ऐसा रेट जहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही हो या फिर डेसिपेट हो रही, खत्म हो रही हो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। और ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला P इजकल टू वी आई, वोल्टेज इंटू करंट। और इसको हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे, यानी V को हम खोलेंगे, V इजकल टू आई आर को, तो यहाँ पे बन जाएगा आई स्क्वायर आर, यानी पावर का जो फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर। और यानी हमको ये रिलेशन याद रखना है, क्योंकि हमारे पास जो न्यूमेरिकल आएंगे ना, वो किसी भी उस पर आ सकते हैं। क्या पता हमें वोल्टेज दे और रेजिस्टेंस है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। या फिर करंट और रेजिस्टेंस है, तब हम ये कैलकुलेट करके पावर को निकाल सकते हैं, राइट गाइस। और अगर बात करें हम पावर की जो एसआई यूनिट की, तो वो वॉट में होती है। आपने सुना भी होगा घर में कितने वॉट की बिजली आ रही है, कितने वॉट का आपका वो मीटर लगा हुआ है। कई बार आपने देखा होगा कि 11,000 ऐसे लिखे होते हैं, इतने वॉट। और एक 1 वोट कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और करंट होगा 1 एम्पियर। तब हमारा क्या होगा, जो पावर होगा, इलेक्ट्रिक पावर, वो 1 वॉट के करीब हो जाएगा। और जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, वो होती है किलो वॉट आर। ये होती कितनी है, 1 किलो वॉट आवर जो होती है, 1 किलो वॉट आवर कितने बराबर होती है, तो वो होती है 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होती है, राइट गैस। और यही यूनिट होती है, एक यूनिट बराबर होती है हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी के गाइस, राइट गैस। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून विद मी एंड ऑलवेज स्माइलिंग। बाय बाय, थैंक यू सो मच।